हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब पे यूथ इमेजिनेशन एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट और डियर फ्रेंड, मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अप्लाई करके स्टेडी फ्लो प्रोसेस या एसएफईई का इक्वेशन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको एसएफईई के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ में जानकारी दी थी और वहाँ पे हमने नोजल और डिफ्यूज़र के बारे में एप्लीकेशन देखा था। फिर ये देखा था कि स्टेडी फ्लो प्रोसेस क्या होता है और स्टेडी फ्लो क्या होती है, और उसमें कंट्रोल वॉल्यूम के ऊपर पे हमने आपको बताया था कि कैसे उसको ज्ञात करेंगे एस एफ ई इक्वेशन को। और आगे आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि टरबाइन एप्लीकेशन में हमने दो दो एप्लीकेशन कर चुके थे, एक तो नोजल और दूसरा डिफ्यूज़र। आज तीसरा एप्लीकेशन है आपका टरबाइन। तो टरबाइन देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और इसको शेयर भी करिए, और जो भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए आप लोग। और तब जाके जितना पढ़ाया जा रहा है, अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन कर पाएंगे। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आया है, तो आप इस टॉपिक को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो इतना तो मान के चलिए कि आप अगर ये टॉपिक पढ़ के जाते हैं तो 1-2 नंबर तो पक्का है यहाँ से आना है। और थर्मोडायनेमिक्स का ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि जिसमें एसएससी जेई या अदर एग्ज़ाम में कि किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन ना आता हो। यहाँ से एकदम पक्का है कि यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने पहले से ही लिख रखा है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ सेकेंड एप्लीकेशन पे हम चलते हैं। तो टरबाइन टरबाइन को अगर हम देखेंगे और इस पे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो वो हम देखेंगे। तो टरबाइन का पहले कंडीशन देख लेते हैं, होता क्या है। कंडीशन ये होती है कि टरबाइन इज परफेक्टली इंसुलेटेड होता है। टरबाइन क्या होता है, परफेक्टली इंसुलेटेड होता है। ना तो इसमें हीट ट्रांसफ़र होती है, ना ही हीट को गेन किया जाता है। ना इसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है और ना ही हीट को गेन किया जाता है। तो इसलिए परफेक्टली इंसुलेटेड होता है। ना इसमें हीट का ट्रांसफ़र होगा और ना ही निकास होगा, ना ही हीट लिया जाएगा और ना ही हीट बाहर निकाला जाएगा। तो यहाँ टरबाइन आप देख रहे होंगे। तो टरबाइन देखेंगे तो कंडीशन क्या होती है इसकी, तो कंडीशन ये होती है कि टरबाइन इज ए परफेक्टली इंसुलेटेड होता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि टरबाइन क्या होता है, ये परफेक्टली इंसुलेटेड होता है। और दूसरा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी निगलेक्टेड। और दूसरा पॉइंट ये है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। और क्या होता है कि C1 ऑलमोस्ट C2 के बराबर हो जाता है। दिस इज द थर्ड पॉइंट्स। C1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस C2। तो हम यहाँ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखते हैं तो H1 प्लस हाफ C1 स्क्वायर और प्लस GZ1 प्लस QCB, और उसके बाद लिखते हैं इज इक्वल टू H2 प्लस हाफ C2 स्क्वायर, और उसके बाद लिखते हैं GZ2 प्लस के WCB। तो यहाँ देखिए, पहला कंडीशन क्या है कि टरबाइन इज परफेक्टली इंसुलेटेड, तो Q इज 0, तो Q को हमने हटा दिया। उसके बाद कह रहा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी निगलेक्टेड, तो हम पोटेंशियल एनर्जी GZ1 और GZ2 इधर भी है तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ C1 स्क्वायर और हाफ C2 स्क्वायर इधर है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, तो हमारे पास बचेगा, आप देखेंगे इस इक्वेशन से, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, H1 इज इक्वल टू H2 प्लस के WCB, कुछ ऐसा इक्वेशन बचेगा। ठीक, तो कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा। तो हम H2 को इधर ले गए तो WCB बराबर क्या हो जाएगा, H1 माइनस के H2। ये रहा आपका टरबाइन का
स्टेडी फ्लो एनर्जी पे इक्वेशन, ये सीधा क्वेश्चन उठा के आएगा कि टरबाइन का जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होता है तो एंथैल्पी में कितना डिफरेंस होता है। तो यहाँ H1 और H2 क्या है, H1 जो है वो टरबाइन के इनलेट पे क्या है, एंथैल्पी है, और H2 क्या है, टरबाइन के आउटलेट पे क्या है, एंथैल्पी है। तो इस इक्वेशन को याद रखना है कि H1 माइनस के H2 और कुछ ऐसा दिखता है टरबाइन। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, टरबाइन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाते हैं हम कंप्रेसर पे। तो कंप्रेसर सेम उल्टा होता है किसका, टरबाइन का। तो टरबाइन का जो कंडीशन है वही कंप्रेसर का भी कंडीशन है, बस ये है कि यहाँ H2 माइनस H1 हुआ है तो H1 माइनस H2 हुआ है तो यहाँ H2 माइनस H1 हो जाएगा। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कंप्रेसर का मतलब कि टरबाइन का उल्टा। तो इसकी कंडीशन क्या होगी, कंप्रेसर की आप कंडीशन देखेंगे तो कंप्रेसर इज ए परफेक्टली इंसुलेटेड, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी निगलेक्टेड, वही सेम पॉइंट। और तीसरा है C1 इज ऑलमोस्ट इज इक्वल टू C2। जब ये कर देंगे तो कंप्रेसर कुछ ऐसा दिखता है, आपको दिख रहा होगा, कंप्रेसर हो गया ये, कंप्रेसर कुछ ऐसा दिखता है आपको, कंप्रेसर कुछ ऐसा दिखता है, टरबाइन का जस्ट उल्टा। ठीक, तो अब यहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में, SFEE में, तो कुछ CW इज इक्वल टू H2 माइनस H1 आएगा। ठीक, H2 माइनस H1 आएगा तो ये हो गया कंप्रेसर का वर्क, किस पे, SFEE पे। अब आ जाते हैं, तो यहाँ मैंने लिख रखा है क्या, H1 क्या है, एंथैल्पी एट इनलेट ऑफ टरबाइन और कंप्रेसर, H2 क्या है, एंथैल्पी एट आउटलेट ऑफ द टरबाइन एंड कंप्रेसर। अब आ जाते हैं थ्रॉटलिंग डिवाइस पे। तो थ्रॉटलिंग डिवाइस को बस इतना समझना है कि थ्रॉटलिंग डिवाइस होती क्या है। तो थ्रॉटलिंग डिवाइस का मतलब इतना सा है कि इसमें एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि व्हाट इज थ्रॉटलिंग डिवाइस में क्या कांस्टेंट होता है, तो आपको याद रखना है वहाँ प्रेशर भी देगा, टेम्परेचर भी देगा, हीट भी देगी और एंथैल्पी भी होगा। तो आपको एंथैल्पी याद रखना है कि थ्रॉटलिंग डिवाइस में क्या होता है कि एंथैल्पी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो जब एंथैल्पी कांस्टेंट हो जाती है इसमें तो कंडीशन क्या होता है, नो हीट ट्रांसफ़र, नो हीट ट्रांसफ़र, इसमें कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, नो वर्क ट्रांसफ़र। तो Q इज इक्वल टू 0, यहाँ देखिए Q इज इक्वल टू 0 और यहाँ W इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट एंथैल्पी तो H इज इक्वल टू कांस्टेंट। इनरिवर्सिबल प्रोसेस, ये एक इनरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस को इनरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिख रखा है क्या, H1 प्लस हाफ C1 स्क्वायर प्लस के GZ1 प्लस के QCB इज इक्वल टू H2 हाफ C2 स्क्वायर प्लस GZ2 प्लस के WC2 WCB। अब इस पे ना तो वर्क हो रहा है और ना ही हीट ट्रांसफ़र हो रहा है और कांस्टेंट एंथैल्पी है, तो H1 बराबर H2 रख देंगे यहाँ पे, तो कांस्टेंट एंथैल्पी आ जाएगी और इसमें पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ये रहा आपका स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का क्या, इक्वेशन एप्लीकेशन। अब थ्रॉटलिंग प्रोसेस का जगह नहीं था तो मैंने नहीं लिखा है, अब इसको मिटाते हैं और फिर लिखते हैं क्या थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता क्या है। तो व्हेन ए फ्लूइड फ्लो थ्रू ए नारो, इसको मिटाते हैं, ये एप्लीकेशन हो गया। आप थोड़ा थ्रॉटलिंग के बारे में लिखेंगे, उसके बाद चलेंगे कहाँ, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस पे। उसके बाद आपका ये चैप्टर अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस एक बच जाएगा, तो ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। आपको जितना पढ़ाया जा रहा है अगर आप उतना पढ़ के जाते हैं तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि when a process when कह रहा है कि when a fluid flow through a narrow shaft, flow through
flow through flow through flow through flow through a narrow passage like an orifice like an orifice like an orifice ऑर्फिस का मतलब क्या होता है कि ये मान लीजिए कोई ये प्लेट है, दिख रहा है ना, ये कोई प्लेट है और यहाँ पे एक हम छेद कर दी या होल कर दी, छोटा सा नैरो एकदम महीन सा, यानी जितना आप नीडल देखते होंगे, अगर उससे यहाँ छेद कर दें तो ये एक क्या हो जाएगा, थ्रोट हो जाएगा, यानी थ्रोटलिंग हो जाएगी। तो कह रहा है कि नारो यानी नारो पासेज, अगर ऐसे किसी छेद से या पॉइंट से अगर क्या हो रहा है, पास हो रहा है, लाइक ऑरफिस, ऐसे ऑरफिस बनाया जाता है, तो पार्टियली ओपन वाल्व ऑरफिस पार्टियली opened valve partially open valve, there is an applicable drop in pressure क्या कह रहा है कि अगर नारो पासेज when a fluid flow through a narrow passage like an orifice partially open valve, अगर हम इसको थोड़ा सा खोलें तो क्या होगा कि एप्लीकेबल प्रेशर ड्रॉप, उसमें प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक, जब प्रेशर ड्रॉप हो जाता है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द थ्रॉटलिंग प्रोसेस, इसको बोलते हैं दिस process is throttling process। थ्रॉटलिंग प्रोसेस ये रहा आपका थ्रॉटलिंग प्रोसेस। आपको दिखा, सिंपल सी बात ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई ये चेम्बर है और यहाँ पे हम एक होल कर देते हैं, और इससे क्या हो कि प्रवाह हो, और अगर इस वाल्व को खोल दें, यहाँ पे खोल दें, इस वाल्व को ओपन कर दें, तो यहाँ से क्या हो कि प्रवाह हो लाइक ऑरफिस की तरह प्रवाह हो। तो इसमें क्या होगा कि प्रेशर क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। जब प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा तो इसको हम क्या बोल देंगे कि ये एक थ्रॉटलिंग प्रोसेस है। क्या है? एक थ्रॉटलिंग प्रोसेस है। अब आते हैं हम फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस पे। तो देखिए आप, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस किसे कहते हैं? फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। ये जितने भी पॉइंट आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये सीधा एग्जाम में उठा के आया है। मैं अलग से कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ। जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं उसी को मैं उठा के पढ़ा रहा हूँ। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है कि फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस से आपको तीन पॉइंट में से कोई एक पॉइंट पूछ दे, तो एक पॉइंट पूछा जा चुका है, 2 पॉइंट अगर बच गए हैं तो हो सकता है अगले एग्जाम में आ जाए। तो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस किसे कहते हैं? तो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस देखिए क्या है, एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। क्या है? एक्सपेंशन
एक्सपेंशन अगेंस्ट क्या, वैक्यूम। अगर वैक्यूम के अगेंस्ट, वैक्यूम, ठीक, वैक्यूम, अगर एक्सपेंशन क्या हो, वैक्यूम के अगेंस्ट हो, तो उसे क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एक्सपेंशन प्रोसेस। क्या है ये, एक्सपेंशन प्रोसेस। अगर फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या हो कि वैक्यूम के अगेंस्ट कोई एक्सपेंशन हो, तो उसे कहते हैं फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस का मतलब बस इतना सा है, अगर कोई एक्सपेंशन क्या हो, वैक्यूम के अगेंस्ट हो, कि वैक्यूम के अगेंस्ट जब होगा तो वो क्या होगा कि फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस होगा। जब फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस होगा तो उसमें क्या होगा कि इंटरनल एनर्जी इज सेम एंड इफ इज एन आइडियल गैस, देन क्या होगा कि इंटरनल एनर्जी इज सेम, क्या होगा, इंटरनल एनर्जी सेम होगा, एंड इफ इट एन आइडियल गैस, कोई आइडियल गैस होगा, तो अगर कोई आइडियल गैस होगा तो देन T1 इज इक्वल टू क्या होगा कि T2 होगा। बस इतनी सी बात याद रखना है। और T1 क्या है, यहाँ पे T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर है, और T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर है, ठीक, फाइनल टेम्परेचर। तो देखिए आप फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। अब एक हम बना लेते हैं एक चेम्बर। ये देखिए एक चेम्बर है, ये एक चेम्बर हो गया। इसको हम डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ गैस 1 हो जाएगा, गैस 1, और यहाँ वैक्यूम 2, ठीक। अब क्या है कि अगर ये इंसुलेटेड है, ये इंसुलेटेड सिस्टम है, इंसुलेटेड सिस्टम मानते हैं इसको, इंसुलेटेड सिस्टम। अगर ये इंसुलेटेड है और इधर गैस है और इधर वैक्यूम है, तो कह रहा कि अगेंस्ट वैक्यूम क्या हो कि एक्सपेंशन हो अगेंस्ट वैक्यूम का, तो क्या होगा कि फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस होगा। जब फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस होगा तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, W इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, और इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी। ये तीनों पॉइंट पूछा जाता है। अगर पूछेगा कि फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में W वर्क डन क्या होता है, तो 0 होता है। अगर पूछेगा फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में हीट क्या होती है, तो 0 होता है। हीट ट्रांसफर क्या होता है, तो 0 होता है। अगर पूछेगा कि फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या होती है, तो 0 होता है। अगर आइडियल गैस के लिए पूछेगा तो T1 इज इक्वल टू T2 होता है, फॉर आइडियल गैस के लिए। तो ये रहा आपका फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। अब क्या रहा है, कह रहा है कि बोथ चेम्बर, क्या है कि ये बोथ चेम्बर एक पॉइंट है, बोथ चेम्बर 1 and 2, both chamber 1 and 2 are consider both chamber 1 and 2 are considered as a system in free expansion। thus क्या होगा कि U1 इज इक्वल टू U2 होगा जब फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस
होगा तो। ठीक, तो ये रहा आपका फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। अगर फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस को देखें तो क्या एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम is called free expansion process. Internal energy is same, and if in an ideal gas then T1 is equal to T2, जहाँ T1 क्या है इनिशियल टेम्परेचर है एंड T2 क्या है कि फाइनल टेम्परेचर है। तो ये एक चेम्बर हो गया और ये एक इंसुलेटेड चेम्बर है, इंसुलेटेड चेम्बर है ये इंसुलेटेड चेम्बर है और यहाँ गैस 1 है और ये वैक्यूम 2 है। तो क्या फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या होता है कि एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम होता है और यहाँ एक इंसुलेटेड है तो Q तो 0 हो गया, ना Q इसमें ट्रांसफ़र होगा ना ही इनलेट होगा, और W 0 हो गया और डेल U 0 हो गया। कैसे डेल U 0 हुआ? तो बोथ ऑफ द चेम्बर 1 and 2 आर कंसीडर एज ए सिस्टम इन फ्री एक्सपेंशन, थर्स द U1 इज इक्वल टू U2। तो ये रहा आपका एप्लीकेशन स्टडी फ्लो प्रोसेस का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अप्लाई करके। तो ये यहाँ ये हुआ आपका समाप्त। अब आता है एक टॉपिक और बच जाता है अनस्टडी फ्लो। तो अनस्टडी फ्लो प्रोसेस देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो आप देखिए अनस्टडी फ्लो प्रोसेस, अनस्टडी ट्रांजिएंट्स क्या है? अनस्टडी, देखिए आप अनस्टडी स्टेट ट्रांजिएंट। तो अनस्टडी ट्रांजिएंट क्या होता है? अनस्टडी ट्रांजिएंट वो होता है, ये देखिए आपको मैं एक बना रहा हूँ, एक मैं आपको चेम्बर बना रहा हूँ। देखिए अनस्टडी मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट हो और टाइम के रिस्पेक्ट में सभी प्रॉपर्टी क्या होती है? चेंज होती है। और स्टडी फ्लो में क्या होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में सभी प्रॉपर्टी कांस्टेंट होती है। तो अनस्टडी होगा तो टाइम के डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टी क्या होगी? कांस्टेंट नहीं होगी या वेरिएबल होगी, वो चेंज होती होगी। तो अनस्टडी का मतलब ये है कि टाइम के रिस्पेक्ट में जो प्रॉपर्टी होती है वो चेंज होती रहती है। तो इसे बोलते हैं अनस्टडी फ्लो। तो अनस्टडी फ्लो का मतलब क्या हुआ? यहाँ मैं एक चेम्बर बना रहा हूँ, ठीक, ये एक कंट्रोल वॉल्यूम हो गया। कंट्रोल वॉल्यूम नहीं तो यहाँ से हम Q इसको दे रहे हैं, Q डॉट, और यहाँ से हम W प्राप्त कर रहे हैं, W डॉट। दिखा आपको? ये एक चेम्बर है, ये एक चेम्बर है, यहाँ कोई पॉइंट 1 है, यहाँ से M1 डॉट ट्रांसफ़र कर रहे हैं पॉइंट 1 से, यहाँ पॉइंट 1 हो गया, यहाँ पॉइंट 2 हो गया, और यहाँ से क्या निकल रहा है? M डॉट E निकल रहा है, यानी आउट हो रहा है। यहाँ से इन क्या हो रहा है? यहाँ इन हो रहा है M डॉट, और यहाँ से ME डॉट निकल रहा है, यानी आउट हो रहा है। और ये एक क्या है? कंट्रोल क्या है? वॉल्यूम है। तो इसको अनस्टडी पे कैसे वॉल्यूम है? ये कंट्रोल वॉल्यूम है। तो यहाँ देखिए अनस्टडी फ्लो प्रोसेस अगर इस पर लगाएंगे तो कैसे होगा? तो यहाँ M1 देख लेते हैं। M1 डॉट क्या है?
और एम ई डॉट क्या है, तो एम वन डॉट को हम क्या बोलेंगे, एम वन डॉट को बोलेंगे मास फ्लो पर सेकेंड एट इनलेट। ये है मास फ्लो पर सेकेंड एट इनलेट। मास फ्लो पर सेकेंड एट इनलेट। ये क्या है, मास फ्लो पर सेकेंड एट आउटलेट। ठीक, आउटलेट। ये मास फ्लो पर सेकेंड एट इनलेट M1, हम इसमें क्या कर रहे हैं कि इनलेट कर रहे हैं इस कंट्रोल वॉल्यूम पे, और इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि ME निकल रहा है बाहर, और यहाँ से हम Q देते हैं, यहाँ से Q इसको देते हैं, तो ये W मुझे प्राप्त होता है। ठीक, तो यह अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस पे कैसे है, तो फॉर्म द मास कंजर्वेशन। तो इसमें क्या हो रहा है कि मास का क्या कंजर्वेशन हो रहा है, इनलेट पे और आउटलेट पे क्या हो रहा है, कंजर्वेशन हो रहा है, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट नहीं है, तो प्रॉपर्टी क्या होगी, कंजर्व होगी। कंजर्वेशन हो गया M1 का, ME में क्या हो गया, कंजर्वेशन हो गया। तो ये एक अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस है। तो यहाँ क्या करेंगे कि फ्रॉम मास कंजर्वेशन के लिए अगर हम देखें, मास कंजर्वेशन के लिए, तो मास कंजर्वेशन के लिए देखेंगे तो क्या होगा, तो ये dm/dt टाइम। मास कंजर्वेशन का मतलब क्या, कि मास पर सेकेंड कितना गया और मास पर सेकेंड कितना निकला, तो उसे क्या कहेंगे, मास कंजर्वेशन। तो dm/dt इज इक्वल टू mi, ये i है, तो mi माइनस के me, मतलब कितना गया और कितना निकला, तो कितने गए में से कितना इन किए और कितना आउट किए, तो इन माइनस आउट क्या होगा कि मास कंजर्वेशन होगा। तो ये कंट्रोल वॉल्यूम पे है, तो ये कंट्रोल वॉल्यूम यहाँ लिख लो, ये कंट्रोल वॉल्यूम पे, तो मास इन माइनस के मास आउट, तो ये हो गया मास कंजर्वेशन, ये मास कंजर्वेशन हो गया। अब कह रहा है कि फ्रॉम एनर्जी बैलेंस, अब इसका एनर्जी बैलेंस करते हैं कि कितना गया और कितना आउट हुआ, कितना हमने इन किया और कितना आउट किया। तो एनर्जी फ्रॉम एनर्जी बैलेंस, एनर्जी को बैलेंस करते हैं फ्रॉम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है। अगर एनर्जी बैलेंस को हम एनर्जी बैलेंस करते हैं, तो देखिए पहला क्या है, अगर हम एनर्जी बैलेंस करते हैं तो du/dt कुछ ऐसा होगा, और ये कंट्रोल वॉल्यूम पे होगा CB, और ये किस पे, तो du। तो क्या हुआ यहाँ देखिए mi डॉट hi, ठीक, mi और डॉट h1 की हम कितना इनलेट कर रहे हैं, तो mi और hi, m डॉट i और hi का गुणा किए तो इतना इनलेट हो रहा है। अब आउट कितना हो रहा है, तो m डॉट e और he क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। तो ये हो गया आउट और इनलेट। अब क्या बचा कि Q तो हम दे रहे हैं, और जब किसी सिस्टम पे कार्य किया जाता है तो वो पॉजिटिव होता है, जब सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाता है तो वो निगेटिव होता है। जब सिस्टम पे कार्य किया जाता है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सिस्टम पे कार्य करते हैं तो ये Q हो गया, और सिस्टम के द्वारा काम किया गया तो माइनस के W हो गया, ये डॉट। तो ये हो गया एनर्जी बैलेंस। और जब एनर्जी ये बैलेंस हो गया तो ये हो गया एक अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो कुछ ऐसा होता है अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, जहाँ U क्या है, टोटल इंटरनल एनर्जी है, लिख लीजिए U क्या है, टोटल इंटरनल एनर्जी है, और
सी डब्ल्यू क्या हो गया कि सी वी क्या हो गया, कंट्रोल वैल्यूम हो गया। और क्यू डॉट क्या हो गया कि हीट इनपुट इन द कंट्रोल, हीट इनपुट इनपुट इन सीबी, हीट इनपुट इन सीबी। और डब्लू को हम क्या लिखेंगे, वर्क डन बाई, डब्लू डॉट क्या है, वर्क डन बाई कंट्रोल वैल्यू। तो ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक, चैप्टर समाप्त हुआ क्या, फर्स्ट लॉ अप्लाइड टू फ्लो प्रोसेस, ये चैप्टर समाप्त हुआ। तो ये रहा कुछ अनस्टडी फ्लो प्रोसेस, अगर कहीं दिखे तो आपको याद रखना है कि कुछ ऐसे अनस्टडी फ्लो प्रोसेस का क्या होता है, इक्वेशन आता। कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया कि एक कंट्रोल वैल्यूम बनाया, यहाँ से मैंने मास इनलेट किया और मास आउटलेट किया। अब क्या किया कि मैंने पहले तो मास कंजर्वेशन कितना होता है वो निकाला, कि मास कंजर्वेशन पर टाइम कितना हो रहा है, पर टी पे कितना हो रहा है इस कंट्रोल वैल्यूम में। तो एम आई डॉट माइनस के एम ई निकालिए मैंने। उसके बाद क्या किया कि एनर्जी को मैंने बैलेंस कर दिया इक्वेशन के रूप में। तो हम एनर्जी बैलेंस करेंगे इक्वेशन के रूप में, तो आप देखिए एनर्जी अगर बैलेंस करेंगे तो डी यू पर सेकेंड या पर टाइम में कितना इस कंट्रोल वैल्यू में एनर्जी बैलेंस करेंगे तो कितना हो रहा है। तो एम कितना इनलेट किया और कितना आउटलेट किया, क्यू हमने दिया यानी सिस्टम पे कार्य किया तो पॉजिटिव, और सिस्टम द्वारा कार्य किया गया था निगेटिव डब्ल्यू। तो ये रहा कुछ एनर्जी बैलेंस, यू सी बी और क्यू और डब्ल्यू को आपको पता है। तो ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे एंट्रोपी, उसके बाद हम चलेंगे अवेलेबल एनर्जी पर, 2 टॉपिक वहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। इतना पढ़ने के बाद ये थर्मोडायनेमिक्स पूरी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम एक एक चैप्टर करके धीरे धीरे क्या करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, कि जिससे कि आपको तो फ़ायदा हो दूसरे का भी फ़ायदा हो। तो हैव ए नाइस डे।